हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जी की, जिनको एक तरह से वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है। अगले वीडियो में प्रबंधन के क्या सिद्धांत है, वैज्ञानिक प्रबंधन के क्या सिद्धांत है, उनकी बात करेंगे। फिर टेक्निक्स की बात करेंगे, इसमें उनका क्या रोल रहा, बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही थी, कैसे वो इन सारे अपने जो उनकी थ्योरी है वहां तक कैसे पहुंचे, उसकी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो क्लासिकल थ्योरी है मैनेजमेंट की, उसमें तीन लोगों का नाम बहुत ज्यादा आता है। दो लोगों का नाम लोग पहले भी बात कर चुके, एक तो टेलर साहब हैं, दूसरा फेयोल साहब हैं, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया, तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बनकर के आती है। और तीसरा वेबर साहब है, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी की बात की। ठीक है, अब ब्यूरोक्रेसी वाला जो एस्पेक्ट है उसको हम लोग इस चैप्टर में नहीं कवर कर रहे हैं, बाकी इन दोनों को हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, सीधी सी बात है टेलर साहब की, क्योंकि इस वीडियो में वही बात करनी है। तो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है, इसका मतलब क्या है, इन सारी चीजों को समझते हैं। तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर साहब का जो जन्म है ना 1856 में हुआ था, और उसके बाद से 1915 में उनकी मृत्यु हो गई। तो लगभग 59 साल उनका जीवन रहा। निमोनिया से डेथ हो गई थी। बहुत सारे ऐसे महापुरुष और बहुत विद्वान लोग रहे हैं जिनकी छोटी छोटी बीमारियों से डेथ होती रही, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल साइंस इतनी डेवलप थी नहीं। रामानुजन साहब भी थे जो टीबी से जिनकी डेथ हो गई थी, इनकी निमोनिया से डेथ हो गई थी। तो हुआ क्या कि 1856 में जन्म हुआ और लगभग 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक शिक्षार्थी मैकेनिक की तरह पर अप्रेंटिसशिप बोलते हैं वो ज्वाइन किया, कि काम करना सीखना स्टार्ट किया। तो जब काम सीख रहे थे तो कारखाने में जो ग्रास रूट लेवल पर चीजें होती है ना, जमीनी स्तर की जो हकीकत होती है, उससे बहुत करीब से इनका परिचय हुआ, है ना। अब जमीनी हकीकत जब इन्होंने देख डाली तो फिर क्या हुआ, उसके बाद काम करते करते इनको मैकेनिकल इंजीनियर की इन्होंने डिग्री भी ले ली। ठीक, अच्छा, अभियांत्रिकी बोलते हैं। उसके बाद से क्या हो गया, कार्य क्षमता आंदोलन। अब ये हिंदी में कई बार वर्ड्स का जो ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो अर्थ जो है वो खो जा रहा होता है। एक था एफिशिएंसी मूवमेंट। एफिशिएंसी मूवमेंट कोई ऐसा नहीं कि किसी देश की आजादी की क्रांति की बात नहीं हो रही है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर प्रोडक्शन में, उत्पादन में हम लोग एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी बड़ी जोर शोर से चीजें चल रही थी, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए कम से कम संसाधनों में। इसी को हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता आंदोलन बड़ा उस टाइम पर चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि बैकग्राउंड जो था ना वो औद्योगिक क्रांति का था। औद्योगिक क्रांति की सबसे बड़ी खासियत थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति से पहले उस समय तक का जो भी समय हुआ करता, तो वहां पर छोटे छोटे कमरों में या छोटी छोटी जगह पर ही लोग या अकेले ही कुछ प्रोड्यूस किया करते थे, या 5-6 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति ने बहुत मास स्केल पर, बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन का एक नया सिस्टम बनाया था। उससे पहले इस तरह की चीजें हुआ नहीं करती थी। तो जो नया सिस्टम बनकर के आया था उसमें क्या था, वो औद्योगिक क्रांति की वजह से ऐसा हो रहा था, जिसकी सबसे बड़ी खासियत क्या हुआ करती थी, बड़ी मात्रा में उत्पादन। ठीक, अच्छा, बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में लोग भी चाहिए होते थे, है ना। और उन लोगों को अलग अलग तरह का काम दिया जाना स्टार्ट किया जा चुका था। स्पेशलाइजेशन होता था कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। अभी क्या होता है, जैसे गांव में एक इंसान है, वो सब कुछ काम खुद ही करता है। ठीक है, उसको सुबह उठना है, जानवर के लिए चारा काट के लेकर के आएगा, फिर जानवरों के लिए भी सानी पानी भी करेगा, फिर खेत में भी जुताई है, बुवाई है, कटाई है, सब कुछ वही करेगा। हर तरह का काम वही इंसान करता है। शहरों में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं। मैं टीचर हूं, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, ठीक है, बाकी चीजें मुझे बहुत आती नहीं है। ऐसे ही कोई इसरो में साइंटिस्ट है मान लीजिए, तो वो और काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना एक काम कर रहे हैं। अपने उस विशिष्ट काम की वजह से ही उनको पैसे मिलते हैं, जिससे बाकी सारी चीजें खरीद पाते हैं। तो देखा यह ऐसा गया कि जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन हो रहा होता है, वैसे वैसे एक इंसान किसी एक काम को बहुत अच्छी तरह से करता है और वही काम कर रहा है। जैसे कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर बनकर के पैसे कमा रहा है, बाकी काम से उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। बाकी सारे काम जो भी उसकी जरूरत है, बहुत सारी चीजों की है, उसको शर्ट पहनने की भी जरूरत है, उसको खाना खाने की भी जरूरत है, उसको घर की भी जरूरत है, वो सारे पैसे के बदले वो खरीद ले रहा है। तो देखा यह गया कि जैसे जैसे आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, वैसे वैसे एफिशिएंसी बढ़ रही थी। लेकिन सिर्फ उससे नहीं हो रहा था, साथ में फैक्ट्री बनाई कैसे जानी चाहिए, किस काम में कितने लोगों को लगाया जाना चाहिए, ठीक, वो चीज थी। तो उसमें क्या था कि फैक्ट्री का प्रारूप कैसा होगा, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा था। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं भी कंपटीशन में हूं, आप भी कंपटीशन में हैं, मेरी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है। आपकी फैक्ट्री ज्यादा अच्छी तरह से डिजाइन की गई है, जहां पे प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो सकता है। अभी टेस्ला के लिए एक गीगा फैक्ट्री की बात होती है, तो वो इतना एफिशिएंट डिजाइन होना चाहिए कि जिससे प्रोडक्शन तेजी से हो पा रहा हो। और मान लीजिए मेरे जो फैक्ट्री है वो उतना वैज्ञानिक तरह से सोची नहीं गई, तो वहां पर बहुत ज्यादा ही
अननेसेसरी टाइम खर्च होगा, और टाइम खर्च होने का ही मतलब हुआ कि ज्यादा लोगों को लगाना पड़ेगा, यानी कि जो एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है, वो नीचे गिर जाएगी। ठीक, तो इन सारी चीजों का काम चल रहा था उस टाइम पर। तो ऐसे में उत्पादन की कारखाना प्रणाली, इसको याद कर लीजिए इस शब्द को, ये शब्द तो नहीं है, शब्द समूह है, इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा सिस्टम जिसमें फैक्ट्री के अंदर चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो फैक्ट्रीज के अंदर हो रहा है। तो इसका कैसा स्वरूप होना चाहिए, इसमें जो परिवर्तन करने की बात है उसको इन्होंने बहुत हद तक प्रभावित किया। किसने? टेलर साहब ने। इन्होंने बोला कि फैक्ट्री सिस्टम दिखना कैसा चाहिए, उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है, इन्होंने ऐसा, इनका मानना था कि कुशलता, जो हमारा फैक्ट्री सिस्टम है, अलग अलग तरह के काम में अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी, और किस तरह के काम में किस तरह की फैक्ट्री की जरूरत पड़े, इसमें हम एक परफेक्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। परफेक्ट समझ रहे हैं कि एक सर्वोत्तम तरीका हमें पता चल सकता है कि ये इतना ही ये मेथड है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, और उस मेथड की तरफ जाने का जो तरीका है, रास्ता है, वो क्या है? वो वैज्ञानिक सोच है। वैज्ञानिक सोच में क्या होता है, हम लोग चीजों को पहले जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो देते हैं कि हमारी ये समस्या है, फिर उसको हम सॉल्व कैसे कैसे करेंगे, तो हम अल्टरनेटिव्स लेकर के आते हैं कि ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, इनमें कौन सा ज्यादा अच्छा तरीका है। अच्छा, जो 2-3 अल्टरनेटिव्स लेकर क्या उसमें हो सकता है कि कोई पार्ट इस वाले तरीके में ज्यादा अच्छा हो, कोई वाला पार्ट इस वाले ज्यादा अच्छा हो, तो दोनों को मिला करके भी फिर हम लोग देखते हैं, एक नया सिस्टम भी बनाने की कोशिश करते हैं, किसका? प्रोसेस का। तो वो उनका ये मानना था, बहुत दृढ़ विश्वास था कि हम एक परफेक्ट सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो उसी में एक और चीज समझनी चाहिए, यहां पर हमारी किताब में भी डायरेक्टली लिखा हुआ है कि कोई भी सिस्टम जब बन रहा होता है ना, किसी भी देश में लोकतंत्र आता है, या कोई भी सिस्टम हो, कुछ भी हो, तो उस सिस्टम को परफेक्ट होने में या काफी हद तक मजबूत होने में, काफी हद तक सुदृढ़ होने में समय लगता है ना, एकदम से नहीं हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि टेलर साहब ने उस सिस्टम को परफेक्ट बना दिया था, लेकिन उसको परफेक्ट बनाने में कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज को यूज किया उन्होंने, और उन्होंने जो रास्ता दिखाया कि ये तरीका है या ये हमारा अंतिम लक्ष्य है, वो बहुत क्लैरिटी से आगे हमें देखने को मिलता है। तो वो इनका मेन कंट्रीब्यूशन है, वो उसी तरह से माना जाना चाहिए, क्योंकि इनका ये मानना था कि वैज्ञानिक विधि से आप सर्वोत्तम ढंग तक पहुंच सकते हो, और जो कुशलता, किसको प्रोवाइड करना कुशलता, जो ये सिस्टम था फैक्ट्री फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, उसकी कुशलता तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास में लगे रहे। तो इनका मेन कंट्रीब्यूशन यहीं से आता है। अब ये करते क्या थे? करते ये ऐसा थे, जैसे मान लीजिए एक मूवी है, मैं सीन बताता हूँ, शिंडलर्स लिस्ट है, मैंने बहुत बार देखी है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से है मेरे लिए। तो उसमें वर्ल्ड वॉर 2 पर मूवी चल रही थी, जिसमें वर्कर से काम कराया जा रहा था। तो कुछ ज्यूस वर्कर्स थे जिनको जर्मन्स मार रहे थे। तो उसी में एक वर्कर से जो गेट होते हैं ना, जो किवाड़ होता है, उसमें जो जहां जो हिंज होती है जिस पर गेट टिका रहता है, वो बनाने की बात होती है। तो एक वर्कर बहुत जल्दी से बना करके देता है, एक सीन आता है। तो उसमें जो जर्मन ऑफिसर होता है वो टाइम नोट करता है कि काम तुम कितनी देर में कर पा रहे हो। ठीक, और वो ये देखता है कि आपने तो ये अच्छा कुछ जो भी टाइम में, मान लीजिए कि 2 मिनट में आपने बना करके दिया, तो ये सोचता है कि तुम 4 घंटे से काम कर रहे थे, इसका मतलब 120 बन जानी चाहिए थी, लेकिन बनी तो उतनी नहीं है, इसका मतलब तुम काम पहले ठीक से नहीं कर रहे थे, तो फिर उसको पनिश करने के लिए ले जाता है। इस तरह की चीजें थी। यहां पर मैं इससे क्यों कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो सीन मुझे याद आया। ये क्या करते थे, ये किसी भी काम को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते थे। कोई भी काम है कि उसको कितने सारे पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है मैक्सिमम। जैसे मान लीजिए कुछ भी है, रोटी बनाना है मान लीजिए, तो रोटी बनाने के लिए पहले आपने आटा छाना, ठीक है, आटा लेकर के आए, फिर आटा छाना, उसके बाद से उसको आटे को गूंथा, फिर गूंथने के बाद से आपने उसकी लोई बनाना स्टार्ट की, उसके बाद से आपने उसको बेला, उसके बाद से आपने उसको सेकना स्टार्ट किया, उसके बाद से फिर तवा हटा करके उसको फुलाना स्टार्ट किया। तो 5-6 तरीके पार्ट्स हो गए। अब हर पार्ट में कितना कितना टाइम लग रहा है, ठीक, किस चीज को हम लोग ज्यादा वर्कर्स लगा दें, कहां पे कम वर्कर्स लगा दें। अगर मान लीजिए यही तरीका, एक सिर्फ एग्जांपल है, तो वो क्या करते थे, उसको सेकंड्स में भी डिवाइड कर देते थे कि ये काम इससे ज्यादा तेजी से नहीं किया जा सकता, और इसको एक ही काम अगर लगातार करेगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो ये पूरा तरीका इनका देखने का हुआ करता था। तो करते क्या थे, ये हर चीज को बहुत छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर देते थे, तोड़ देते थे, और फिर उसमें समय कितना लग रहा है किस चीज में, और जो मोशन है उसका ही इन्होंने अध्ययन किया कि ये तरीका है। तो वहां से वो एक परफेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। ये चीज थी इनकी। अच्छा, अब इन्हीं की लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको जल्दी जल्दी हम लोग देख सकते हैं। इनका ऐसा मानना था कि उस टाइम पे जो मैनेजमेंट हुआ करता था ना, वो काफी अमेच्योरिस्ट था, मतलब शैशवावस्था में था, प्रौढ़ नहीं था, विकसित नहीं हो पाया था पूरी तरह से। और इसी वजह से कारण यह था क्योंकि हम उसको एक विषय के रूप में नहीं पढ़ते थे, तो इन्होंने बोला कि हमें मैनेजमेंट को एक विषय के रूप में पढ़ने की जरूरत है,
और जब हम विषय के रूप में पढ़ेंगे तभी हम प्रशिक्षित कर पाएंगे किसको, प्रबंधकों को। और अगर हमें सर्वोत्तम परिणाम चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो हमारे पास प्रशिक्षित और डेडिकेटेड मैनेजमेंट वाले लोग हों, मैनेजर्स हों। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रशिक्षित हों और योग्य हों, कैसे, प्रबंधक। और साथ में जो वर्क फोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका भी हमें सहयोग चाहिए है, आपस में क्लैशेस नहीं हो। ट्रेड यूनियन होती है ना अभी, आपस में कभी हड़ताल भी करते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। तो जो श्रम संगठन है उनकी आवश्यकता होगी ही नहीं, इनका ऐसा मानना था कि उनकी कोई जरूरत नहीं है, उनको होना ही नहीं चाहिए। सहयोग किसको होना करना चाहिए, जो भी हमारा कार्यदल है, तो उनको सहयोगी होना चाहिए। और नवीन विचारों वालों का मतलब क्या था कि मान लीजिए इनका ऐसा मानना था कि मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमें काम क्या करना है, और बाय डेफिनेशन मैनेजमेंट का काम होता है काम निकलवाना। वर्कर से आप काम निकलवा रहे हो, लेकिन वर्कर्स भी जमीन पर बैठा हुआ है। जमीन पर बैठा हुआ मतलब उसको जमीनी हकीकत से परिचित हो रहा है, वो तो काम तो जमीन पर वही कर रहा है। तो वो भी अपने कुछ आइडियाज को लेकर के आता है, तो मैनेजमेंट उसको सुने। जो बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वर्कर्स को इन्वॉल्व करे डिसीजन मेकिंग में। और अगर कोई भी वर्कर कुछ अच्छा सजेशन लेकर के आया जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो गई या प्रोडक्शन बढ़ गया, तो फिर उसको बेनिफिट दिया जाना चाहिए। तो इनका यह कहना था कि मैनेजमेंट का फायदा, वर्कर्स का फायदा, कंपनी के मालिकों का फायदा, या फिर कंपनी का फायदा, सब कुछ एक ही है, अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट का ज्यादा फायदा है तो वर्कर्स का नुकसान है। तो अगर सबका फायदा एकदम अलाइंड ही है तो फिर आपस में टकराव की जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए सहयोगी चाहिए और नवीन विचारों वाला इसलिए चाहिए क्योंकि वो बता पाए मैनेजमेंट को, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पर भी देख रहे होते हैं। तो ऐसा इनका मानना था और इसीलिए बोलते थे ट्रेड यूनियन की तो जरूरत ही नहीं है। और जो हम लोग वैज्ञानिक प्रबंधन पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन। तो इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, बहुत सारे आर्टिकल्स फिर बुक्स में भी पब्लिश होते चले गए। तो इन्होंने ही पहली बार जो साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म है उसको यूज किया था। ठीक है, तो वो भी एक तरह से इन्हीं के नाम से जाते हैं। फिर एक जब मैं कॉलेज में था तो हमारे यहाँ पर ASME है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, उसके ये प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए थे। तो वो भी काफी एक रेपुटेड पोस्ट मानी आती थी 1906-1907 के बीच में। और फिर जो मेन इनका एक बेथलहम नाम की, बेथलहम आयरन कंपनी नाम की कंपनी हुआ करती थी, जहां पर इनको कौन कितना काम कर रहा है, पीस रेट, तो वहां पर आप कोई चीज बना रहे हो तो उसके कितने पीसेस बना रहे हो उस हिसाब से वेज रेट डिसाइड करनी थी। मतलब कितना काम किया उस हिसाब से आपकी मजदूरी मिलेगी। ये सिस्टम बनाने के लिए इनको बुलाया गया। पहले वो आयरन कंपनी थी, बाद में वो स्टील कंपनी में कन्वर्ट हो गई। अब उस कंपनी में जब ये रहे तो इन्होंने पहले अपना काम तो कर दिया, उसके बाद से इनको और जिम्मेदारियां दी गई। तो इन्होंने कुछ और एम्प्लॉयज को बढ़ाया, लेकिन ओवरऑल क्या था कि इन्होंने 3 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी थी अपने रहते हुए, 3 गुना हो गया था। तो जो भी प्रोडक्शन था वो 3 गुना जब बढ़ गया इनके टाइम पर, तो वहां से इन्होंने कैसे बढ़ाया, इन्होंने अपनी जो टेक्निक्स बनाई हुई थी उसी को यूज करते 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 बनाना स्टार्ट किया। तो लोगों को समझ में आया कि हाँ ये काम अच्छा कर रहा है। फिर उस कंपनी को किसी और ग्रुप ने खरीद लिया और इनकी वहां से छुट्टी कर दी गई। लेकिन कुल मिलाकर के एक व्यवस्थित तरीके से साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज का यूज करते हुए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन तक या बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी तक पहुंचने का जो काम इन्होंने किया उसी के लिए इनको याद किया जाता है और वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। फिर 1915 में स्वास्थ्य खराब होने लगा तो 1910 के बाद से फिर निमोनिया से इनकी 1915 में डेथ हो जाती है। तो हम लोगों ने बेसिक जो टेलर साहब थे उनके बारे में जानकारी की, उनके आइडियाज से भी आपको आइडिया थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि किस तरह की चीजें की होंगी। तो अभी हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखेंगे, फिर टेक्निक्स देखेंगे, तो उसमें यही सारी चीजें काफी रिजोनेट होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस आ रहे हैं तो पता चलते रहे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।